आइए आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव जगत, जिसको इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। तो अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, मतलब जीवों का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है, जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। सबसे पहला कारण क्या है कि जीवों की सरलता से पहचान है, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन है, जो अन्य स्थान के जीव हैं उनकी स्टडी करना है तो हमें उसी वर्गीकरण में प्राप्त हो जाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन है, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। एक ही सारणी बना करके उसको रख दिया जाता है वर्गों में, उसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो हमें समूह बनाकर जीवों का अध्ययन करने में आसानी हो जाती है, जबकि पृथक पृथक अध्ययन करना बड़ा जटिल है। जैसे एक जीव है, उसका अध्ययन किए तो उसी के गुण लक्षणों से मिलते जुलते अन्य जीवों को भी हम समझ लेंगे। वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। यह भी पता चल जाता है कि एक जीव से क्या समानता है दूसरे जीव की और क्या समानता है, जिससे विभिन्न जीव समूह के बीच संबंध का ज्ञान होता है। विभिन्न टैक्सा के विकास यानी इवोल्यूशन का पता चलता है। टैक्सा हमने बताया ही था कि जैसे गेहूं है, धान है, इनको टैक्सा मानेंगे। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। इंग्लिश में देखिए, Why are the classification system changing every now and then? तो क्लासिफिकेशन को इंग्लिश में वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण सिस्टम मीन्स पद्धति या प्रणाली। तो वर्गीकरण सिस्टम को, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। तो देखिए, नए उपकरणों और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात बाह्य आकार की यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की मतलब उनका बाहरी शरीर कैसा बना है, वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी तथा भ्रूणिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूणिकी मतलब पेट में जब बच्चा होता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं कुछ समय के लिए। तो उस समय अध्ययन का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, जैव रासायनिक विश्लेषण यानी बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन संरचना यानी जीन स्ट्रक्चर तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। तो मतलब जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं और हमारी सोच समझ में परिवर्तन होता जा रहा है, हम विकास की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे वर्गीकरण प्रणाली को पुराने से नए सिस्टम की ओर बदला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। ड्रेस के आधार पर, मातृभाषा के आधार पर, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर मतलब अमीरी गरीबी के आधार पर। तो उत्तर इसका क्या लिख रहा है कि परिवार के सदस्य यानी फैमिली मेंबर, दूसरा रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स,
तीसरा पारिवारिक मित्र यानी फैमिली फ्रेंड्स, चौथा स्कूल मित्र यानी स्कूल के फ्रेंड, सहपाठी यानी क्लासमेट्स जो आपके साथ साथ पढ़ते हैं, वयस्क अपने से बड़े अपने से छोटे समान उम्र वाले यानी एडल्ट हों, वयस्क मतलब एडल्ट, अपने से बड़े मतलब सीनियर, अपने से छोटे मतलब जूनियर, समान उम्र वाले यानी सेम एज, लिंग यानी स्त्री या पुरुष, सेक्स जैसे फीमेल और मेल, ऊंचाई यानी हाइट, खेल मित्र जो खेलने में आपकी मित्रता हो तो प्लेमेट्स इनको बोलेंगे। इन सब चीजों के आधार पर हम जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष, और समष्टि मतलब पॉपुलेशन। समष्टि का मतलब हो गया कि उसी व्यक्ति विशेष के बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे मैं अकेला एक व्यष्टि यानी इंडिविजुअल हूँ, और पूरे संसार में मेरे जैसे जो मनुष्य हैं सब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, जिसको समष्टि बोलते हैं। तो देखते हैं, व्यष्टि यानी इंडिविजुअल मतलब अकेला। प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। जैसे मैं अपने में एक अनूठा हूँ, मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, परंतु मेरे जैसे बनावट के मनुष्य बहुत सारे हैं। अब समष्टि, समष्टि का मतलब पॉपुलेशन। प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। प्रत्येक समष्टि मतलब प्रत्येक पॉपुलेशन, जैसे बकरियों की अलग पॉपुलेशन है, भैंस की अलग पॉपुलेशन है, मनुष्य की अलग पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन है वही आपस में रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है, जनन कर सकती है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड का मतलब अलग। तो भैंस के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, इंसान इंसान के साथ, बकरी बकरी के साथ। तो इस तरह जो पॉपुलेशन है वो भी आपस में सेक्सुअली रिलेटेड होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिवली एक पॉपुलेशन दूसरे से आइसोलेटेड मतलब अलग होती है। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन यानी इंटरब्रीड करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। तो वही कह रहा है, एक समष्टि के सदस्य मतलब एक ही पॉपुलेशन के सदस्य आपस में इंटरब्रीड मतलब एक दूसरे से ब्रीड करके प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। तो एक जो पॉपुलेशन है समष्टि, उनमें समानता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ तो जितने पॉपुलेशन के लोग होंगे सारे मनुष्य ही होंगे। बस ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं होगा, लेकिन मेरे भी चार, दो हाथ दो पैर हैं, दो आंखें हैं, तो उसके भी होंगी, ये समानता होगी। तो वही कह रहा है कि एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि यानी पॉपुलेशन से असमान दिखाई देते हैं। देखिए, जो इंग्लिश वर्ड है उनको सबसे विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे इंग्लिश की ही जरूरत पड़ेगी, हिंदी का कोई विशेष मतलब नहीं। हिंदी तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप इंग्लिश की ओर आसानी से आगे बढ़ सकें। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। तो समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पदार्थ कैरियोसॉल या कैरियोसॉल कहेंगे, जैसे सेल में पाया जाने वाला साइटोसॉल। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने पदार्थ मतलब जैसे क्रोमोसोम है, जीन है, इनमें समानता पाई जाती है। तो वही कह रहा है, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। यानी अब मेरे अंदर 46 गुणसूत्र हैं तो दूसरे मनुष्य के अंदर भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। तो जो पॉपुलेशन होती है उसमें एक दूसरे में इंटरनल स्ट्रक्चर में समानता पाई जाती है। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका दोनों हिंदी में लिखा है, जबकि इंग्लिश में ये अलग अलग होगा, तो इसको देख लेते हैं।
तो देखिए दो नाम लिखे गए हैं। मैंजीफेरा इंडिका में पहला एम बड़ा है और दूसरे में आई बड़ी है, जबकि जो सेकंड वाला लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें कैपिटल एम है और ये आई स्मॉल से शुरू हुई है। तो ये ध्यान देना, हिंदी में नहीं। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। तो अब देखिए मैंजीफेरा इंडिका, देखिए आई जो है स्मॉल से लिखा है वो सही है। कैसे सही है हमने बताया था कि पहला वाला जीनस यानी जीनस है, दूसरा वाला स्पीसीज, या पहला वंश है दूसरा जाति है। तो हमने बताया था कि वंश का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा और जाति का पहला अक्षर छोटे से लिखा जाएगा। तो मैंजीफेरा इंडिका ये नाम सही है। अब कह रहा है टेक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। तो टेक्सॉन किसी भी स्तर का वर्गीकी समूह होता है। टेक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरणार्थ जैसे मक्का स्पीसीज रोजेज जीनस है, घास फैमिली है, कोनिफर ऑर्डर है, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडनस क्लास है, बीजीय पौधे यानी डिवीजन, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म इस तरह। शब्द टेक्सॉन सर्वप्रथम 1956 में आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग के समूह के रूप में दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्द टेक्सॉन सर्वप्रथम आईसीबीएन कोड मेयर ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी थी। यही आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है नीट में, पूछेगा आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है और टेक्सॉन की परिभाषा किसने दी थी। तो मेयर ने। सन 1 नहीं याद करना, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखना। ये जो सब बताया गया है, जैसे मक्का है तो मक्का स्पीसीज है, फिर उसका जीनस है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, सब लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो आपसे बताया था कि क्रम याद कर लीजिए, आरोही और अवरोही क्रम याद कर लीजिए, पूछा जाता है। वही देखिए आ गया। तो यहाँ पर ये क्रम सी वाला सही है। पहले जाति होगी स्पीसीज, फिर वंश यानी जीनस, फिर गण यानी ऑर्डर, फिर संघ यानी फाइलम। तो ये क्रम आप याद कर लीजिए, स्पीसीज जीनस ऑर्डर फाइलम, नीचे स्पीसीज, फिर ऊपर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। ऐसे ऊपर की ओर तीर लगाते चले जाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जोड़ दे के हमने बताया था कि इसको याद करना है, ये पूछा जाता है। वही चीज आपसे पूछी जा रही है, यहाँ भी पूछी गई है एनसी और नीट में भी पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो स्पीसीज का हमें विशेष तौर पर अच्छे से अर्थ बताना है। तो देखिए स्पीसीज यानी इसी को इंग्लिश में स्पीसीज और हिंदी में जाति बोलते हैं। एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की यानी मॉर्फोलॉजिकल आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमिक, कार्यकी यानी फिजियोलॉजी तथा कोशिकीय संरचना यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या। अब देखिए जाति और कास्ट में अंतर है। जैसे जाति जो होती है वो एक ही पॉपुलेशन को बोलते हैं, जबकि कास्ट एक पॉपुलेशन में ही अलग अलग हो सकती है। जैसे चमार, पासी, धोबी, कोरी, कुर्मी, गड़रिया,
ये सब कास्ट है, ध्यान दीजिएगा, जाति नहीं है। जाति को स्पीसीज बोलेंगे, ये जीवों की होती है। तो वही कह रहा है कि जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की यानी मार्फोलॉजी जिसकी समान हो, आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी, कारकी यानी फिजियोलॉजी तथा कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। दूसरा क्या है, जात यानी स्पीसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई यानी बेसिक यूनिट है जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज पूछी जाती है कि जाति हमारी बेसिक यूनिट है। यही नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की जाति, इसीलिए सबसे नीचे लिखा जाता है। आगे देखते हैं। जाति यानी स्पीसीज ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन यानी फ्रीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दर्शाते हैं। मतलब एक ही जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, और अगर दूसरा जाति हो जाएगा तो दूसरा जाति दूसरे जाति के साथ जनन नहीं कर सकता है। जब नहीं कर सकता है तो इसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यानी जनन में पृथकता। मतलब एक जाति के जीव दूसरी जाति के साथ जनन नहीं कर सकते। अगर भूल बस हो भी जाए तो उनकी जो संतानें होंगी वो जनन नहीं कर पाएंगी। जैसे जो खच्चर पैदा होते हैं, एक जाति दूसरे जाति के जनन से उत्पन्न की जाती है, इसीलिए खच्चर पैदा हो जाते हैं, वो दूसरे से जनन नहीं कर सकते। डंकी और हिन्नी दो टाइप के होते हैं, इनको आगे विस्तार से हम पढ़ाएंगे। उच्च पादप तथा जंतुओं यानी हायर प्लांट एंड एनिमल में लैंगिक जनन होता है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। जनन पृथकता मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेलापन। तो वही कह रहा है कि जो उच्च जंतु और पादप उनमें लैंगिक जनन होता है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड लेशन का उपयोग किया जाता है। पहले इसको एक बार खोल। अतः परिभाषा 3 सही है, परिभाषा 3 सही है ये वाली, कि मतलब एक ही प्रकार के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, दूसरे जीव नहीं कर सकते। जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, में मुक्त प्रजनन यानी फ्री रिप्रोडक्शन तथा जनन पृथकता यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन नहीं पाया जाता है। इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकार की यानी मार्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है, कि मतलब एक का आकार दूसरे से भिन्न है, इस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। अतः परिभाषा 1 सही है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो जितने भी चीजें हैं सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे जीव उनमें कुछ न कुछ भिन्नता है, तो इसको ध्यान दीजिए। अगर उच्च जीवों की हम बात करें तो परिभाषा नंबर 3 सही है, और निम्न जीवों की बात करें तो परिभाषा नंबर 1 सही हो जाएगी। यहां तक अंडरलाइन करिए, फिर इसके बाद इसको अंडरलाइन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में जो भी आपने पढ़ा, अगर वहां समझने में कुछ गड़बड़ी रह गई या आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बने बनाए नोट्स ही हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ के नीट का सॉल्व करके टेस्ट दे करके आप नीट की परीक्षा दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। यही मैंने भी किया है।
तो निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। संघ सबसे पहले, फिर दूसरा वर्ग, फिर कुल, फिर गण, फिर वंश। यही हमने पढ़ा एनसीईआरटी में, उसी का ये नोट्स तैयार हो रहा है। तो संघ देखिए, फाइलम, समान गुणों वाले वर्गों यानी क्लास को एक संघ यानी फाइलम में रखा जाता है। तो जितने समान गुणों वाले, हमने बताया था कि संघ पढ़ रहे हैं तो वर्ग को एक समान वर्गों वालों को साथ में रखा जाएगा, वर्ग पढ़ेंगे तो एक समान कुलों वालों को साथ में रखा जाएगा, कुल पढ़ेंगे तो एक समान गण वालों के साथ में रखा जाएगा, गण पढ़ेंगे तो एक समान वंश वालों को साथ में रखा जाएगा। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो फाइलम में देखिए, समान गुणों वाले वर्गों यानी क्लास को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मत्स्य मतलब मछली, फिशेस, उभयचर यानी एम्फीबियन, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी यानी एवीज, स्तनधारी यानी मैमेलियन। जंतुओं को एक ही संघ कार्डेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने बताया था वहां भी, यहाँ फिर से समझ लीजिए कि कार्डेटा जो है मतलब रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उनको कार्डेटा में रखा गया। अगर पौधों की बात करें तो उसी जिसको फाइलम कहते हैं, पौधों के लिए वही हमारा डिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्लास, समान गुणों वाले गण यानी आर्डर को एक वर्ग यानी क्लास में रखेंगे। गण प्राइमेट यानी आर्डर प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग यानी मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में आते हैं। तो बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सब मैमेलिया यानी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो वही कह रहा है कि समान गुणों वाले गण यानी आर्डर को एक वर्ग यानी क्लास में रखा गया है। गण यानी आर्डर प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए, मैमेलिया के अंतर्गत सब रखे गए इसलिए। अब फैमिली देखते हैं। कुल, जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब फैमिली में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलोनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्गिकी यानी वेजिटेटिव तथा जननीय लक्षणों यानी वर्धिकी यानी वेजिटेटिव यानी जो पौधे, जैसे गुलाब है, गुलाब की टहनी को काट के जमीन में गाड़ दिया जाए तो फिर से नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जननीय लक्षणों यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पर विशेषणीकृत यानी कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव। गुलाब की टहनी को काट के अगर गाड़ दिया जाए तो दूसरा पौधा हो जाता है, ये वेजिटेटिव है। जबकि फूलों के बीच पराग कण का दूसरे पौधे पर चला जाना और उसके अंडाणु से मिल करके बीज बना के नया पौधा बनाना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इनमें अंतर को धीरे धीरे समझना है और ये अंतर आपको जो है आगे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली फेलिस के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। सारा एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी का नोट्स बनाया जा रहा है। अब आर्डर देखिए, जिसको गण इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। समान गुणों वाले कुलों एक गण आर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही आर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कानवाल्वोलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है।
तो वो आप चार्ट जो जीनस स्पीसीज ये सब लिखा गया है एनसीईआरटी में, जिसको हमने बॉक्स में बंद किया था, उसको याद कर लीजिए। जब जाति पूछे तो उसके ऊपर वाले जो जीनस है बोलेंगे एक ही समान प्रकार के गुणों वाले लक्षणों वाले को, जैसे जीनस की हमको डिफिनीशन बताना है परिभाषा, तो एक ही समान लक्षणों वाले जाति के समूहों को जीनस में रखेंगे। अब उसके ऊपर वाले को लिखना है तो बोलेंगे कि एक ही समान जीनस वाले को इसमें रखना है, ऐसे क्रम से परिभाषा लिखते चले जाएंगे। अब देखिए जीनस वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब देखिए जीनस आ गया, इसके नीचे स्पीसीज है, तो वही कह रहा है कि संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नामनक्लेचर के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो किसी वंश के साथ ना हो। जाहिर सी बात है, द्विनाम पद्धति में पहला जीनस यानी वंश होता है, दूसरा स्पीसीज यानी जाति होती है। तो जब तक वंश नहीं पता होगा तो उसको नाम हम लोग नहीं दे सकते। प्रायः एक ही वंश की जाति के गुणों में काफी समानता होती है। सामान्यतः गुणों के ऐसे समूह को सह संबंधित गुण यानी कोरिलेटेड कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकती हैं। जैसे आम का वंश है मैंजीफेरा, इसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मैंजीफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है। देखिए, इसको ध्यान दीजिए। एक वंश के अंतर्गत कई जातियां भी हो सकती हैं। और एक जाति भी हो सकती है। तो एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है। जैसे वंश गिंगो में केवल एक जाति है, गिंगो बाइलोबा। ऐसे वंश, अब ये गिंगो बाइलोबा हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब रहेंगे। एल्गी, शैवाल जिसको बोलते हैं, सब पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जीनस यानी मोनोटाइपिक जीनस कहलाते हैं। अगर एक ही जाति हो तो मोनोटाइपिक जीनस बोलेंगे, बहुत सारी जातियां हो तो पॉलीटाइपिक जीनस बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। जैसे कि हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, उसी के बारे में कह रहा है। तो कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी यानी की से करते हैं। हमारे कहने का मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जो उसी में पाया जाए, दूसरे में ना पाया जाए। जैसे कुंजी को हमने इस तरह समझाया था कि ताला स्पेशल कुंजी के लिए स्पेशल ताला बना होता है, उसी में लगेगी, दूसरे में नहीं लगेगी। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो उसी जीव का होगा जिससे हम उसको पहचान लेंगे। कुंजी की पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ग की कुंजी यानी टेक्सोनॉमिक की दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकार कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कुल और जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग हम लोग करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब यहीं तक। अब आगे अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, पदानुक्रम मतलब हायरार्की विद सुइटेबल एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के उचित उदाहरण देकर के इसको देखते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान यानी हायरार्की ऑफ स्टेप होते हैं। मतलब एक ही
स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग या रैंक या कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग यानी कैटेगरी समस्त वर्ग की व्यवस्था के है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग यानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम यानी टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक यानी टेक्सोन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट यानी इंसेक्ट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद यानी टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद यानी रैंक अथवा संवर्ग यानी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। स्मरण रहे कि वर्ग, जिसको इंग्लिश में ग्रुप कहेंगे, संवर्ग जिसको कैटेगरी कहेंगे, को दिखाता है। प्रत्येक पद यानी रैंक अथवा वर्गक यानी टेक्सॉन वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग की वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल आकार की समूह। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए, जिसको डिवीजन कहेंगे, वर्ग यानी क्लासेज, गण, आर्डर, कुल, फैमिली, जीनस या वंश तथा स्पीसीज या जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इसका वर्गीकरण संलग्न चित्र के अनुसार होता है। तो ये चित्र देखिए, जैसे यहाँ पर है वैसे किया गया। जाति सबसे नीचे स्पीसीज है, फिर वंश यानी जीनस, फिर कुल यानी फैमिली, फिर गण यानी आर्डर और वर्ग यानी क्लास, संघ, फाइलम या भाग, डिवीजन, पौधों के लिए डिवीजन और जीवों के लिए फाइलम, फिर जगत यानी किंगडम। मनुष्य तथा आम का वर्गीकीय पदानुक्रम में वर्गीकरण किया गया। तो देखिए, मनुष्य के लिए किंगडम एनिमैलिया है, फाइलम कार्डेटा है, क्लास मैमेलिया है, आर्डर प्राइमेटा है, फैमिली होमोनिडी है, जीनस होमो है, स्पीसीज होमो सैपियंस। तो ये जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हीं के केवल हम लोगों को एग्जाम्पल याद करना है। फिर दूसरा दे रहा है आम का, तो आम किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, क्लास डाइकोटिलिडनी है, आर्डर सैपियनडेल्स है, फैमिली एनाकार्डिएसी है, जीनस मैंजीफेरा है और स्पीसीज हमारे मैंजीफेरा इंडिका है। तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अब आगे हम लोग नीट का आंसर पेपर करेंगे।